नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल है। इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो गैर वाज़े हैं और सूरत हाल वाज़े नज़र नहीं आ रही है कि आखिर इन इलेक्शन के बाद होगा क्या, कैसे मुल्क आगे चलेगा। वो हुकूमत जो अभी तक मारिज़े वजूद में भी नहीं आई, उसके जाने की पेशगोइयाँ पहले से ही की जाने लगी हैं। ऐसा क्यों है? आखिर इलेक्शन के नताइज के बाद भी अदम इस्तेहकाम का शिकार मुल्क क्यों नज़र आ रहा है? इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि नए नए इत्तेहाद भी बन रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्हें भी शिकायत है कि धांधली हुई है और उनका भी मैंडेट उन्हें नहीं मिला। इसके साथ साथ वो भी सरापा एहतजाज बने तो पीटीआई ने भी उनके साथ जाके राब्ते कर लिए, उनके साथ मुलाकात कर ली और फिर उसके बाद अब मुश्तरका एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जा रही है। उधर जीडीए ने भी आज एहतजाज किया है। एक बड़ा क्राउड उनके साथ था जिन्होंने प्रोटेस्ट किया मुबैना इंतखाबी धांधली के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद उम्मीदवारों ने आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फॉर्म 45 समेत मुख्तलिफ सबूत जो उन्होंने मीडिया के सामने रखे, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखे। तो ये काफ़ी तेज़ी से चीज़ें होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन सवाल फिर वही कि इस सब के बाद आखिर होगा क्या? क्या पीटीआई को उसकी नशिस्तें वापस मिलेंगी जो वो क्लेम करती है, या फिर जो शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म होने की एक सूरत बनती नज़र आ रही है, वो हुकूमत जो बनेगी उसको किस किस की सपोर्ट हासिल होगी और वो कैसे आगे बढ़ेगी? इसके ऊपर भी बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब अब जो कि नाराज़ हमें नज़र आ रहे हैं, उन्होंने भी बड़े इंकशाफात किए हैं और अब पिछले जो कई बंद बाब थे वो दोबारा खुलने लगे हैं। तो उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलेंगे इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, पहले मौलाना साहब ने जो इंकशाफात किए हैं उसके ऊपर बहुत बात हो रही है और हर कोई डिस्कस कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। आज हमने देखा कि ख़ुद PMLN और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने आके मौलाना साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया। मौलाना साहब ने बताया कि जी जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी उस वक्त की फ़ौजी क़यादत उसके पीछे थी और इसके ऊपर आज मुख्तलिफ जो रहनुमा आए पीपल्स पार्टी के PMLN के, उन्होंने इसकी तरदीद की। मौलाना साहब को हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, वो कहते हैं ना, मर्ज़ बढ़ता गया जूजू दवा की। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब, मैं तो उनका बड़ा ज़ाती तौर पे एहतराम करता हूँ। बड़े समझदार और ज़ीरक सियासी रहनुमा है, मजहबी रहनुमा है और सच्ची बात है कि मैं तो दिल से उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज मुझे कम से कम जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर ये जो नई बहस एक छिड़ी है, तो मुझे अफसोस हो रहा है। अफसोस इस बात का हो रहा है कि मौलाना साहब, अगर आज आप जो बात हमें बता रहे हैं, क्या ये अच्छा होता कि आप ये मुलाकात का जिक्र करें 26 मार्च 2022 की, यानी तकरीबन 2 साल होने को हैं। तो अगर ये गलत काम आप उस वक्त हमें बता देते कि आपसे ये करवाया जा रहा है, तो कौम को उसी वक्त पता चल जाता कि आप उस काम में शामिल नहीं हैं। देखिए, अब जो मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान जो हैं, उन्होंने जो बात आके मीडिया पे की है, या जो पीपल्स पार्टी की तरफ से बात सामने आई है, फैसल करीम कुंडी साहब हैं दूसरे, वो सब तो कहते हैं कि वहाँ पे तो सूरत हाल ये थी कि जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो हैं, वो तो ये चाहते थे कि आप जो है अदम एतमाद वो वापस ले लें और उसके बदले इमरान खान साहब राज़ी हो गए हैं कि वो नए इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। लेकिन उस वक्त बकौल उनके मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी ये तजवीज़ नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, हम अदम एतमाद ही करेंगे। तो अब मुझे ये बताएं कि उस वक्त मौलाना साहब ठीक कह रहे थे या आज कह रहे हैं? तो क्या हमारे यहाँ सियासत का यही चलन रहेगा कि अपने फ़ायदे के लिए अपने जो आपको मौक़िफ़ सूट करता है, आप वक्त ज़रूरत वही मौक़िफ़ अपना लें और उस पर फिर चलना शुरू कर दें? बल्कि लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है ना चौधरी साहब, आप भी इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि मौलाना साहब की राय को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो ये समझ रहे हैं कि मौलाना साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, उनके नज़दीक तो फिर इमरान खान साहब की जो एक पूरी इसके ऊपर ओपिनियन थी वो फिर दुरुस्त साबित होती है, जो उनकी पोजीशन थी उसको तक़वियत मिलती है कि वो ठीक कह रहे थे। दूसरी तरफ जो लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, उनके नज़दीक ये एक ऑर्गेनिक किस्म की अदम एतमाद की तहरीक थी जो सिर्फ सियासी जमातों ने अपने तौर पर यह सोचा कि मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने
उन्हें ये आईनी और जमहूरी रास्ता अपनाना है और इसके पीछे किसी किस्म की कोई आशीर्वाद नहीं थी। तो आपके नज़दीक इस इंकशाफ का फ़ायदा किसको हुआ है और मौलाना साहब को क्या सूझी इस मौके के ऊपर ये इंकशाफ करने की? देखिए, ये बात तो ऑर्गेनिक जो कि जी अगर ये जो अदम एतमाद की तारीख थी, ये बात करना कि वो तो बिल्कुल कुदरती थी और उसमें किसी किस्म का हाथ नहीं था, ये बात तो बिल्कुल जो है इस ना मानी जा सकती है, ना पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए और हक़ाइक़ को जानते हुए इस बात पे किसी किस्म की दो राय नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं थी, ये बिल्कुल एक जो है मैनेज्ड तहरीक अदम एतमाद लाई गई। जिस तरह से ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई, जिस तरह से उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जाकर मुदाखलत की, तो पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब की जो मामलात हैं उसकी तो सिंपल वजह यह है, देखिए मौलाना है प्रैक्टिकल पॉलिटिकल प्लेयर। मौलाना साहब तीसरी दफ़ा इलेक्शन आ रहे हैं केपी में और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है और इस वक्त उनको जो है हर तरफ से वो उनको हाथ धोने पड़े हैं। पहले वो सदारत के उम्मीदवार थे, बलूचिस्तान के CM की उम्मीदवार थे, हर जगह से वो फारग हो गए और अपने हल्के से भी वो हार गए हैं। अब मौलाना को फ़ैसला ये करना है कि वो अपनी सियासत बचाएं या अपनी सीटें बचाएं। तो ज़ाहिर है वज़ीर का आदमी है, वो अपनी सियासत बचाने की कोशिश में है और सियासत जो है इस मुल्क में साबित ये हो गया है कि वो स्टांस जो है वो कामयाब होगा जो कि ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ होगा। तो वही स्टांस जो है मौलाना ने अडॉप्ट किया है। दूसरा, मौलाना जो है वो एक ज़हीन सियासी प्लेयर हैं और उनको ये लगता है कि वो किस पार्टी के साथ रहेंगे तो उनकी बचत होगी। इसके साथ साथ एक जो मगरबी सरहद के उस पार से कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि मौलाना उसके भी शिकार हैं। वो जो वहाँ की जहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मौलाना साहब कुछ जहादी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट पे भी हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि उनके ऊपर दौरान कैंपेन उनका ख़ासकर हाफिज़ अब्दुल्ला के ऊपर जो है वो अटैक हुए, उनके दफ्तर भी अटैक हुए, उनके बंदे भी खुल के JUIF चला ही नहीं पाई इंतखाबी मुहिम। जो फेयर बात है वो ये है, बिल्कुल इसको मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा। वो इसी वजह से ना समीना के वो क्योंकि उनको जो वहाँ से सरहद पार से एक जो टारगेट एक जहादी ऑर्गेनाइज जो आउटफिट्स हैं सर्टन उनकी तरफ से डायरेक्ट थ्रेट्स हैं और वो जो मौलाना साहब हैं वो अपनी सारी सियासत जो है वो अब इस तरह से वो ड्राइव कर रहे हैं या उसको इस तरह से पोजीशन कर रहे हैं कि उनको ये उधर से भी ख़तरा ना हो। और दूसरा जो KP के अवाम हैं, देखिए तीसरी दफ़ा उन्होंने PTI को वोट दिया है, वो एक वहाँ पे ट्रेंड है। उसके साथ साथ आप मौलाना साहब को तो देख रहे हैं ना, क्योंकि वो बड़ा नाम है। आप देखें ना, छोटी जमात इस्लामी है या TLP है, इनकी आप देखें ना कि इनकी पोजीशनिंग क्या हो रही है। इनकी पोजीशनिंग भी वही हो रही है जो कि वो PTI के साथ जो है ना वो अपने आप को अलायंस इस पे तो मैं आगे चल के बात करूंगी कि PTI ने भी इसमें एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी बनाई है और छोटी जमातों के साथ जो वो बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है। इस पे मैं आगे चल के डिस्कस करूंगी। लेकिन इमरान साहब, यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या किसी भी वक्त ताकतवरों के खिलाफ कोई भी बयानिया बना लेने से आप पॉपुलर हो सकते हैं, जबकि लोगों ने तो ये देखा है कि जब तक आप खुद बहुत सारे मामलात से खुद फ़ायदा हासिल कर रहे थे उस वक्त तक आपको सब ठीक लग रहा था, लेकिन जहां आपको लगा कि आपको केक में से हिस्सा नहीं मिल सका तो वहां पर ये एकदम आप अगर इनकलाबी हो जाए तो ये क्या चीज़ फिर लोग बाय फिर भी कर लेते हैं। समीना, देखिए सीधी सी बात है, मैं तो ज़ाती तौर पे इस बात के खिलाफ हूँ कि आप सिर्फ इस वजह से ताकतवरों के खिलाफ हो जाएं कि जी हमने अगर ये बयानिया बिक रहा है तो हमने ये लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए बयानिया अपनाना है। देखिए, ये कोई असूली सियासत नहीं है, चाहे वो मौलाना साहब करें, PTI करे, नून लीग करे या कोई भी करे। असूली सियासत तो ये होती है कि आप असूलों की बुनियाद पर सियासत करें और जहाँ आपका इख्तलाफ है आप इख्तलाफ करें, जहां आपने उनकी हमायत करनी है आप हमायत करें। लेकिन ये सरासल मैं इसको जायज़ नहीं समझता इस बात को कि सिर्फ आप अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए और कोई विसाख जैसे चौधरी साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अपनी सियासत बचानी है, तो अपनी सियासत बचाने के लिए अगर फ़र्ज़ करें कि वो सच बोल रहे हैं तो क्या 2 साल पहले उन्हें ये सच नहीं बोलना चाहिए था? 2 साल पहले उन्हें अपनी सियासत बचती इसमें नज़र आती थी कि वो झूठ बोलें। 2 साल पहले उनकी सियासत इसमें बचती थी कि वो हुकूमत का हिस्सा हो। 2 साल पहले उनकी सियासत इसमें बचती थी कि वो गर्दन KP अपना लिखवा लें।
मामला सिर्फ मौलाना साहब का नहीं है, मामला किसी भी सियासी जमात का है कि क्या हम इसी बखेरे में रहेंगे, क्या हम इसी तरह से मुल्क को में इंतशार ही जारी रखेंगे और सिर्फ इसलिए कि अच्छा वैसे इमरान साहब, जो आज पीपल्स पार्टी और PMLN ने आके दिफा किया है और ये तरदीद की मौलाना साहब की बातों की और ये कहा कि जी उन्होंने तो उल्टा कहा था कि आप अदम इत्मीनान वापस लें, तो इससे तो फिर ये भी सवाल नहीं उठता कि ये किस तरह का दिफा कर रहे हैं? इसमें तो मुझे लग रहा है कि उल्टा ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर एक और फिर इल्ज़ाम बन जाता है जनरल बाजवा या जनरल फैज़ के ऊपर कि आप यानी ये कह रहे थे कि भाई आप वापस लें, ये भी नहीं आप सपोज करते कहना कि भाई आप करें और ये भी आप सपोज नहीं करते कहना कि भाई आप वापस लें। तो ये मुझे तो इस बात की भी समझ नहीं आई कि ये उनका फ़ायदा कर रहे थे या नुकसान कर रहे थे। उन्होंने तो दो टोक इसकी तरदीद कर दी। देखें समीना, सीधी सी बात है, देखें बाजवा साहब ने और जनरल फैज साहब ने दोनों ने बड़ी पुरजोर और दो टोक तरदीद की है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मामला ये है कि जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, मसलन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे, नून लीग के लोग थे, ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त जब ये मीटिंग हुई बकौल इनके, तो उसमें ये सारी गुफ्तगू हुई। और आपको याद होगा कि ये पहले भी चीज़ें मीडिया में आई हैं, मौलाना साहब के कहने के बाद ये दोबारा एकदम से वो हो गया। पहले भी ये चीज़ें आती रही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी आपको याद होगा कि जब बात हुई थी और फिर इस तरह की, देखें अदम इत्मीनान, इस बात में तो कोई दूसरी राय है नहीं ना कि कोई भी हो, गैर सियासी लोगों को इस तरह के कामों में पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहरहाल आप सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के रोल को बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड में भी होता है, अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट बाहर नहीं है, लेकिन किसी मुल्क में उसका किस तरह का किरदार है, तुर्की में देख लें क्या आपके साथ किरदार है। अब वैसे ये है, बल्कि इसमें मैं शामिल भी करती हूँ चौधरी साहब की भी बात, आपकी बात भी ठीक है कि हमारी अपनी एक तारीख भी, हम उसको भी देखते हैं, लेकिन चौधरी साहब अब तो सिर्फ बात मौलाना की नहीं है। आप महमूद खान अचकज़ई को सुन लें, जावेद वो क्या अख्तर मेंगल साहब को सुन लें, बहुत सारे, खुद अली वज़ीर साहब को भी आज मैंने इवन सुना, तो बहुत सारे जो किरदार हैं वो तो खुद अब आके बता रहे हैं कि किस तरह से हुआ और क्या हुआ। तो अब ये कोई चीज़ मायने रखती है कि कहीं आप इस चीज़ को झुटलाएं या फिर इस चीज़ के ऊपर हम अगर बात भी कर रहे हैं, इससे आगे कैसे बढ़ना है? देखिए, ये इल्ज़ामात जो मौलाना साहब ने लगाए हैं ये बड़े सीरियस हैं और इनकी संजीदगी को आप सबको इदराक करना पड़ेगा कि अगर एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह से जो हो ऑर्गेनाइज़ करके अदम एतमाद के ज़रिए पॉलिटिकल जमातों के साथ मिलके किया गया, तो ये तो अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं कि वो तो बहुत ही संजीदा नौयत का मसला। बिल्कुल वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो समझदार हैं। जी जी जॉय साहब। नहीं, मैं खान साहब मैं समझता हूँ, मैं आप वरी न करें। बात यह है कि जो गुजारिश ये है कि ये मामलात जो मौलाना साहब ने अगर लगाए हैं ये इल्ज़ामात, तो वो इतने जो हैं वो गैर संजीदा आदमी भी नहीं हैं, ना ही वो इतना रिस्क लेंगे। तो उन्होंने जो ये मामलात किए हैं तो बड़े कैलकुलेटेड मामलात उन्होंने किए। उनकी जमात के अंदर से भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि जिन इलाकों में वो सियासत करते हैं, यहाँ पे वो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे ये मामलात ऑलरेडी बर्निंग पॉइंट पे हैं। और अब एक बात देखिए, इस बात पे आपको जल्द या बदीर थोड़े अरसे के बाद आपको ये तमाम लोग एक पेज पे इकट्ठे होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये मामला जो है जब तक मुल्क सियासतदानों ने ही बनाया था और सियासतदान ही इसको ने बचाया भी था और सियासतदान इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं। हर किसी को अपना किरदार महदूद करना पड़ेगा आइन के दिए गए कानून दायरे के मुताबिक। जो दायरों से बाहर के जो ये सफ़र हैं, इनको अब हर इदारे को सोचना होगा कि किस तरह से वापस जाया जाए और मुल्क को पटड़ी पे डाला जाए। इस वक्त मुल्क बिल्कुल पटड़ी पे नहीं है और इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा। आपने बड़ी अच्छी ये बात की, अभी समीना जो कह रही थी कि अख्तर मेंगल साहब हों, महमूद अचकज़ई साहब हों, अली वज़ीर साहब हों, मौलाना साहब, ये जो सब हमारी सियासत के लाजवाल किरदार हैं,
ये जब फिर किसी इशारे पे वो काम करते रहे हैं, उस वक्त इनके अंदर मुहिब्बुल वतनी और सियासत क्यों नहीं जागती? जब उस मौका निकल जाता है और बाद में ये माजी में वो सांप निकल जाता है तो लकीर पीटते हैं। इमरान साहब, आप भी सियासत को कवर करते रहे, हम भी देखते रहे हैं। सियासत मौका महल के मुताबिक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। जिन लोगों का आपने नाम लिया है, ये जो हैं, ये सियासत इनका ओढ़ना बिछोड़ना है, और इसमें सियासत में टाइमिंग के मुताबिक, हालात के वक्त के मुताबिक डिसीजन लिए जाते हैं। अब इस बात में तो उस वक़्त क्यों नहीं लिया, इस वक्त क्यों लिया गया, ये बात बहस है ही नहीं। सियासत में जिसको जिस चीज़ से फ़ायदा होता है वो करेंगे, और इस पे कोई अगर कोई मोतरज़ है तो फिर या तो सियासी समझबूझ पे जो है उसके अपना पे हम कर सकते हैं, या सर देखिए, आप इमरान साहब किताबी बातें करना या ख्वाबों की बातें करना, वो आप तो प्रैक्टिकल आदमी हैं, आपने क्या क्या नहीं देखा इस मुल्क में, इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ जो है इस मुल्क में। अभी की बात तो हम क्योंकि सामने रिसेंट आया है, इस मुल्क में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि बंदा जो अमेरिका में बैठा है उसको कॉफ़ी पे कहा तू वज़ीर आज़म है, तू भाई अगली फ़्लाइट पकड़ और आ जा, और वो इधर आ गए। और बकौल शेख रशीद साहब के कि किसी की कब्र के ऊपर उनके वालिद का कतबा लगा के फातिहा भी करवा दी। और यहाँ पे तो इस तरह के मामला बहुत होते हैं। आप मामला अब दुरुस्त कैसे होंगे? अगर किसी को देर से भी अकल आई है तो वो आई तो सही। चौधरी साहब, यहाँ तो ये भी हुआ कि वज़ीर आज़म का हलफ पहले उठा लिया, शनाख्ती कार्ड बाद में बना। यहाँ तो इस मुल्क में ये भी हुआ। चलें, इस बात की वजह से कि चूंकि ये होता यही रहा है, क्या अब इससे आगे नहीं हमने निकलना, और क्या कभी भी हमने एक नई स्टार्ट की तरफ नहीं जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा ये चीज़ अपने हिस्टोरिकल रेफरेंस से कहीं ना कहीं ये दे देते हैं कि ये हमारे यहाँ बड़े नॉर्मल मामलात हैं, लेकिन क्या हमने इनको नॉर्मली रखना है या हमने अब इससे आगे भी बढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरहाल जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर पीटीआई की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है, बातचीत का दरवाज़ा उन्होंने खोला है मुख्तलिफ जमातों के साथ और हैरत अंगेज़ तौर पर JUIF के साथ भी इवन। तो ये सारी कहानी क्या है, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस धांधली के ऊपर की वो कितनी इफेक्टिव रही, उसका क्या समरात मिल सकते हैं उन्हें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और पीटीआई ने जी आज ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, और तकरीबन 100 के करीब उनके जो आज़ाद अरकान, जो उनका ख्याल है कि वो जीते हुए हैं, अपने फॉर्म 45 के हमरा वहाँ पर मौजूद, अपना अपना किस्सा सब ने सुनाया, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद। तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उन्होंने बेसिकली बताया है कि एक वाइट पेपर भी जारी किया एक तरह से, और वीडियो सबूत भी फ्राहम किए यहाँ पर मीडिया को कि किस तरह से उनके नज़दीक धांधला हुआ है बड़े पैमाने पर, और सीटें जो हैं उनसे छीनी गई हैं। ये कितनी इफेक्टिव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, कुछ मज़ीद एहतजाज का भी वो प्लान कर रहे हैं, तो क्या इस इलेक्शन के हवाले से वो निकालेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं हम। तो इमरान साहब, पहले तो ये बड़ी एक यानी पॉजिटिव चेंज नज़र आता है कि उन्होंने एक इतनी बड़ी तादाद में निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और ये उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा कि चली भी, तो एक स्पेस अब हमें नज़र आ रहा है कि पीटीआई के लिए बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप समझते हैं कि अपना नैरेटिव बयान करने का, अपना मुकदमा लड़ने का ये अच्छा उन्होंने एक तरीका निकाला? स्मीना, सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखें, हम पहले भी ये कहते थे कि अब आप अपने आप को सिस्टम में इन रखते हैं तो आपके लिए दरवाजे खुलते हैं। जिस वक्त आपको याद होगा कि असम्बलियों से इस्तीफे देने का फैसला हुआ था, तो उस वक्त भी मैं यहाँ इसी प्रोग्राम में जब डिस्कशन होती थी तो कहता था कि ये गलत फैसला और इससे जमात को नुकसान होगा। बहरहाल वो माजी था। अब मैं समझता हूँ कि ये आज जो उन्होंने किया है बड़ा अच्छा है। देखें, पुरअमन एहतजाज का हक आइन और कानून के मुताबिक हर पाकिस्तानी को है, और अगर कोई बंदा ये शिकवा रखता है, अगर उसका ये मानना है या उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके साथ धांधली या धांधला हुआ है, जो भी हुआ है, तो उनको इसका पूरा हक है कि वो ना सिर्फ ये कि आवाम को उससे आगाह करें, इंटरनेशनल लोकल मीडिया को बताएं, बल्कि वो उसकी कानूनी जंग भी लड़ें। और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो, वो हाई कोर्ट्स हों, वो सुप्रीम कोर्ट्स हों, वो जाएं और अपने हक के लिए फ़ाइट करें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इसका अगर वो इसी तरह से पुरअमन तौर पे अपना ये जारी रखेंगे
तो ना सिर्फ ये कि उनको इसका सियासी तौर पे फायदा होगा, बल्कि देखें कहीं ना कहीं ये चीज़ें रजिस्टर्ड भी होती हैं। और अच्छा, मैं जो आप बात कर रही हैं इमरान साहब, मैं इंटरनेशनल मीडिया को काफ़ी ऑब्जर्व कर रही हूँ पिछले 3-4 दिनों में, और मैं उसमें नोट कर रही थी कि बहुत सारे जो अखबारात हैं, इंटरनेशनल जरीदे हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान के इन इलेक्शंस को बड़ी इंपॉर्टेंस भी दी गई है। तकरीबन डेली बेसिस पे उनकी हेडलाइंस भी लग रही हैं, और वो भी इस सारे मामले के ऊपर जो धांधली का इशू है जो पीटीआई ने रेज किया, उसको वो बड़ा फोकस भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर उनके बड़े हार्ड हिटिंग किस्म के हेडलाइंस भी हैं, कमेंट्स भी हैं। तो ये इसका मतलब है कि फिर ये चीज़ जो है बाहर भी हर कोई इस चीज़ के ऊपर सवाल तो उठा रहा है इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। समीना, यही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप पुरअमन तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, और जब आप चीज़ें देखें, मुकामी मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, जब उसमें बात आती है तो कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड होती है, और फिर उसका एक प्रेशर भी बिल्ट होता है। ये नहीं हो सकता कि आपकी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं और कहीं पे उनका कोई प्रेशर ना बने। तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए एक अच्छा मौका और स्ट्रेटजी है कि वो अपना जो पूरा मौक़िफ़ है करें, और असेंबली में भी आके भरपूर तरीके से हिस्सा लें और अपना दबाव बढ़ाएं। राइट। चौधरी साहब से भी मैं बात करती हूँ, लेकिन मेरा साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के काउंटर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी की, अताउल्ला तारड़ साहब भी उनके साथ थे, और उन्होंने कहा कि भाई इनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, और ये सिर्फ मीडिया के ऊपर इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, और वो ज़्यादातर मलबा जो था वो मीडिया के ऊपर भी डालते नजर आए कि जी मीडिया ने इनका जो नैरेटिव था कि जी ये जीत रहे हैं उसको वो किया। लेकिन अभी तक पीएमएलएन की तरफ से कोई फॉर्म 45 उस तरह से शेयर नहीं किया जा रहा, वो तो पूरे पलंदे लेके घूम रहे हैं कि जी हमारे देख लो। उनकी तरफ से कोई क्यों नहीं शेयर करता कि भाई ये हमारे सबूत हैं, हाँ आप भी वो भी देखिए समीना, ये तो आज जब मरियम औरंगजेब साहिबा ने और अताउल्ला तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो जो लोग वहाँ पे, जो जर्नलिस्ट हजरात वहाँ पे थे, कवर कर रहे थे, उनको चाहिए था कि पूछते उनसे कि आप भी दिखाएं वो फॉर्म वगैरह। बहरहाल देखिए, ये फैसला मैं और आप नहीं कर सकते कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अलमिया है हमारी सियासत का कि जो भी आड़ता है वो यही शोर मचाता है कि धांधली हुई। हो सकता है पीटीआई ठीक कह रही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो 100% दुरुस्त ना कह रहे हो, मुस्लिम लीग नून भी कहीं ना कहीं कुछ ठीक कह रही हो, लेकिन इसका फैसला तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स या अदालतें ही करेंगी। मैं और आप तो नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्म देखें, अता तारड़ साहब ये कह रहे थे कि ये तो नहीं है कि उनके फॉर्म 45 ठीक है, दुरुस्त हैं और हमारे गलत हैं। नहीं, तो जो वो उनके भी फैसला हो ना वो लेके तो आए, वो तो पीएमएलएन की तरफ से तो कोई जारी मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। आज तारिक फजल चौधरी साहब से भी कल किसी रिपोर्टर ने वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही बात की कि आप अपना दिखा दें फॉर्म 45, तो वो इस पे थोड़ा खफा भी हो गया और उनका जी मैं आपको क्यों दिखाऊं और ये वो, जबकि पीटीआई वाले तो मीडिया में बांटते फिर रहे हैं, उनको दिखाते फिर रहे हैं, बिठा के जबरदस्ती दिखा रहे हैं। अच्छा, देखो उनको पीटीआई को भी ये चाहिए कि मुकामी जो मुतलका जो फोरम है वहां पे वहां पे तो लेके जा रहे हैं, ठीक बात। लेकिन चौधरी साहब, आज जो पीटीआई ने ये एक स्टेप लिया है, बड़ी मौसर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसका एक इम्पैक्ट नजर आता है कि इतने सारे लोग बैठकर एक ही बात कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक इसका क्या आपको नज़र आता है कि कोई फ़ायदा है इसका? एक पूरा परसेप्शन बनाने में पीटीआई कामयाब हुई है कि ये जो इलेक्शन था इसमें बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई? डेफिनेटली हुई है समीना। देखिए, इंटरनेशनल ऑडियंस में तो, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो पहले ही जो है स्केप्टिज्म जो है, शकूक व शुबहात का इजहार बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और फ़ॉरेन ऑफिस जो है मुसलसल वो फ़ॉरेन जो क्यूरीज़ हैं इस बारे में उनको रिजेक्ट करती आ रही है। लेकिन ये जो फॉर्म 45 का आज की जो पीटीआई ने कॉन्फ्रेंस की है, मैं समझता हूँ बड़ी इफ़ेक्टिव है, और बड़े अरसे के बाद तमाम मीडिया, लोकल मीडिया ने भी कवर किया है, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया था तो उसके लिए कवर तो कर रहा था। सिर्फ जो मसला ये है इमरान साहब के, ये फॉर्म 45 है ना पीटीआई वालों के पास, ये सिर्फ इनके पास नहीं है, ये जो तमाम लोग हैं ये उनके पास भी हैं। और जो दिलचस्प बात ये है कि सिर्फ जो जीते हुए लोग हैं उनका फॉर्म 45 मुख्तलिफ है, बाकी जो हारे हुए हैं जिनको पोलिंग पे मिले वो सारे एक जैसे हैं। तो इसलिए वो शकूक व शुबहात जो हैं वो सिर्फ शकूक व शुबहात नहीं है, वो ऑथेंटिक मतलब ऑथेंटिसिटी के करीब तरीन है। लेकिन इमरान साहब, वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों को देखा है जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, इवन टीएलपी के लोग, कुछ तो खुद पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोग भी इवन, और उन्होंने भी आके ये यानी इस बात की तस्दीक की कि जी पीटीआई वाले जो है वो इस हल्के से जीत रहे थे, मैं भी हारा हुआ हूँ और पीएमएलएन वाला भी हारा हुआ है, ये पीटीआई वाला जीता हुआ है, ये तीसरे नंबर पर जो बंदा था उसको जितवा दिया गया। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है चौधरी साहब कि फॉर्म 45, बल्कि
जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो खुद गवाह के तौर पर भी सामने आए हैं और बहुत सारे लोग गवाहियां दे रहे हैं इसके ऊपर। जी, पटिशनें फाइल हुई हैं उन लोगों की तरफ से, और उन्होंने उन पटिशन्स में ये बाकायदा एफिडेविट्स के ऊपर लिख के दिया है कि जो उनको फॉर्म मसूल हुए हैं, उनके एजेंटों को हुए हैं, उसके मुताबिक जो आज़ाद पीटीआई बैक्ड आज़ाद कैंडिडेट हैं वो जीते हैं, और इसका उन्होंने मतलब गवाही दी है। और अब देखिए ना, सितम ज़रीफ़ी ये है कि आपने सालार खान के मुकाबले में जिन लोगों को जिताया वो सारे उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं है, हम तो जीते हुए नहीं है, हमारे में। ये इस इलेक्शन में बहुत अच्छी रवायत भी कायम हुई है कि हारने वालों ने बहुत सारे हलकों में, जो छोटे हलकों में बहुत बड़े सियासतदान हैं, और बहुत बड़े सियासतदान जो हैं वो माजत के साथ वो इज़्ज़त कमाने में महफूज में नाकाम हुए हैं। यानी अगर आप इलेक्शन हारे हैं तो साद रफ़ीक जैसा पॉलिटिकल वर्कर जो है, और उन्होंने ये तेरा तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने डाली, लेकिन साद रफ़ीक साहब हो गए, अपना लश्करी रईसानी हो गए, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, उन्होंने नशिस्त छोड़ दी, ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग। ये देखिए, ये एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि उन्होंने मीडिया पे आके अपने मुखालफिन की शिकस्त की फतह को माना भी और गवाही भी दी, और माजद के साथ जो 85 का प्रोजेक्ट है वो इस इखलाक की जो सियासी इखलाकियात है उससे आ रही नजर आया। ठीक, इमरान साहब, पीटीआई ने एक और स्ट्रेटजी में जो चेंज लेके आए हैं वो ये कि JUIF के साथ उन्होंने मुलाकात कर ली जाके वफ्द ने, और बड़ी हंसते मुस्कुराते बगलगीर होते नजर आए, तो बड़ा हंसी भी आ रही थी ये देखकर, क्योंकि पीटीआई बहुत ज़्यादा मौलाना पर और JUIF पे तनकीद करती रही है, और मौलाना का भी सिमिलरली इसी तरह ही हिसाब रहा है। लेकिन आज दोनों जमातों को साथ साथ देखकर बड़ी सब हैरत में भी थे, और फिर इस पे सवाल भी उठा रहे थे कि ये फिर अगेन वही बात आ जाती है कि इसका मतलब है आप जो कुछ कह देते हैं फिर उसके बाद आपको वो वापस सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ये वाली सूरत हाल ना देखें, इस पे आर्गूमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सियासत में ये बड़ा खुश आइंदा है। देखिए, सियासत में ज़ाती मुखालफत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई मौलाना के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते रहे और जलसों में इस्तेमाल करते, और एक दफ़ा नहीं बेशुमार दफ़ा। देखिए, अब अगर उसी बिना पे वो अपने दिल में वही कदूरतें रखें और उस तरह से हो तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। देखिए, ये यहाँ पे मैं कहूँगा कि बानी पीटीआई जो ये कहते थे इमरान खान साहब के यू टर्न लेना तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव चीज़ों में आप यू टर्न ले लें। सियासत में तलखियाँ इससे फायदा क्या होगा? इसी तरह से कम होगी। देखिए, उनके पास तो इतनी ऐसी सीटें भी नहीं है कि जो इनकी हुकूमत ही बनवा दें। नहीं, असल चीज़ ये है कि सियासी तौर पे देखें, वहाँ पे केपी में जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वो मिल के अगर हुकूमत में उन्हें शामिल भी कर लेते हैं तो उन्हें ये कम से कम फ़ायदा होगा कि उनका एक नैरेटिव बेहतर होगा। और दूसरी बात ये कि जो जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ उन्हें टफ टाइम दे सकती है अपोजिशन के तौर पे, जलसे जुलूस ये वो, उनके पास भी तो ये फोर्स तो है ना, रोड फोर्स तो है मौलाना के पास। तो अगर वो हुकूमत में उनके साथ होंगे, उनके साथ वैसे ताउन में होंगे, तो फिर कम से कम वो वहाँ पे काम तो सही वैसे इस पे अभी खैर क्लैरिटी भी आनी बाकी है कि ये क्या हुकूमत में शामिल होने की बात है कि महज धांधली के ऊपर एहतजाज में ही दोनों जमातें जो हैं वो एक पॉइंट के ऊपर साथ हुई हैं। इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, आपका क्या नज़रिया है, JUIF से मिलना जुलना ये सिर्फ धांधली पर एहतजाज के लिए है या फिर इसको इत्तेहाद को आगे भी बढ़ाया जा सकता है हुकूमत शेयर करने के हवाले से भी? देखिए, 1 पॉइंट एजेंडा जो है, मेरी आज मुलाकात हुई है उन लोगों से, कुछ लोगों से जो कि खान साहब को जेल में मिले हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो यही है कि जो एहतजाज है धांधली के ख़िलाफ़ उसके ऊपर जो है मिलके उनसे बात की जाए, और जो उससे आगे का मामला तो नज़र नहीं आता। लेकिन इन मुलाकातों से समझना ये होता है ना कि जो तलखी होती है, पोलराइजेशन है, वो कम होती है, और जितनी मेल मुलाकातें हों जमातों की आपस में, उससे फिर मुश्किल। मैं समझता हूँ कि PTI को अगर मतलब उनको भी ये भी रिविज़िट करना चाहिए और उनको पीपल्स पार्टी के साथ भी अपनी बातचीत करनी चाहिए। सियासी जमातें जो हैं वो सियासत में बातचीत ही एक हथियार होता है, और टेबल टॉक से एक बात होती है। ये जो
है ना कि बिल्कुल ही वो दरवाजे बंद कर देना या उस तरह से करना, ये लेकिन इस पे फिर ये बात भी तो होगी ना चौधरी साहब कि ये जो जमाते शिकवा गुनाह है कि वो धांधली हुई है, तो वो अब जैसे मौलाना साहब को अगर नुकसान हुआ है धांधली से, तो वो पीटीआई की वजह से हुआ ना, क्योंकि उनके नजदीक जो निशस्तें पीटीआई को मिली है वो जेयूआईएफ को मिलनी थी, क्योंकि केपी में से उन्होंने निशस्तें लेनी थी, वो तो जेयूआईएफ इशू नहीं है ना। वो ये कह रहे हैं, देखिए प्रिंसिपल स्टैंड क्या है, मामला क्या है। वो मामला ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस हैं उनकी शफाफियत, चाहे वो पीटीआई के खिलाफ गई हो या जेयूआई के खिलाफ गई हो, उसमें जो गैर शफाफियत है उसकी जो हरकत हैं उनको उनका कला कमा किया जाए, उनको रोका जाए ताकि इलेक्शन साफ शफाफ अंदाज में हो। तो इससे फिर वो फिगर्स का वाली बात, जो सीटों वाली बात है, वो तो इतनी नहीं आती। देखिए अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जेयूआई के, तो वो भी तो उतने इंपॉर्टेंट है ना जितने किसी और जमात के हैं, राइट। या अगर पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको आप कम तर तो नहीं देख सकते। ठीक है, ये एक तो प्रिंसिपल बात है। जो भी तहफ़्फ़ुज़ किसी का है या जो भी किसी की निशानदेही है, चलिए इसमें ये भी ऐड करते हैं चौधरी साहब, एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी डाली गई है कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो इसे कलअदम ही करार दे दें। इसको 19 फरवरी के लिए समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। इसका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? इसका फ्यूचर तो मेरे ख्याल में बेइज्जती है प्लस डिसमिसल ही होगा, क्योंकि वो मुझे तो लग रहा है जुर्माना भी होगा साथ। हाँ, ये हो सकता है, कैद भी हो सकती है, जिस तरह से माहौल तो चल रहा है आजकल। तो अच्छा, बात यह है कि इसके लिए तो कानून में रेमेडी मौजूद है ना जी, तो उसके मुताबिक चलना। जो अफेक्टिव हैं, एक आदमी तो नहीं उठा के कह सकता कि जो अफेक्टिव हैं वो अपनी अपनी रेमेडीज ले रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं, हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं। एंटरटेन मेरे ख्याल में तो वो कहते हैं ना कि वो एक दो बच्चे बैठे हुए थे, तो ये माँ ने जो पहले दिन अपना बेटा जाके बिठाया क्लास में, तो उसने कहा कि अगर इसके कोई चीज सिखानी हो तो साथ वाले को डांट देना, ये मेरा बच्चा समझदार है, ये सीख जाएगा। ठीक है, इमरान साहब ने भी अच्छा जुमला दिया है कि इसको एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेन किया गया। ठीक हो गया। इमरान साहब, ये धांधली के ऊपर एहतजाज भी हो रहा है, ट्रिब्यूनल्स में मामले भी चले गए, मीडिया पे भी बात हो रही है, अब ये अदालतों में भी मामला जाएंगे, तो आपको इस पूरे इलेक्शन का क्या एंड रिजल्ट क्या नजर आ रहा है? एंड रिजल्ट यही है कि हुकूमतें बन जाएंगी। अच्छा, बन जाएंगी। और वो फिर हुकूमतें चलेंगी, और अल्लाह करे कि 5 साल तक चलें। अच्छा। अल्लाह करे कि इस मुल्क में अब कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए, ये ना हो कि साल 1.5 साल 2 साल के बाद फिर वही नया मामला शुरू हुआ। लेकिन खान साहब अल्लाह तो करेगा, पहले इलेक्शन ठीक कराओगे तो आगे होएगी नहीं, स्टेबिलिटी ऐसे कैसे आ सकती है? चौधरी साहब 2018 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन, नहीं सर, कोई तकाबुल नहीं है, अल्लाह का वास्ता है, 2018 नु छड़ दो। और सर सुन तो छड़ दो। और सर कोई जमात जेड़ी है वो निशान तो बगैर उसमें गई थी, किसी जमात को बंदों को उठा के मारा गया था, नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट करने से रोका गया, क्या क्या नहीं हुआ 2024 में। आप देखें, इसमें सब कुछ हो गया सर, थोड़ा बंदे तुसी भी बैलेंस करो। सुनो ना सर, देखें बात ये है कि ये हम मानते हैं कि जी यहाँ पे इस दफा इतराजात लोगों को बहुत ज्यादा, और पीटीआई के लिए जो माहौल था इलेक्शन से पहले, वो किसी तरह भी आप एक आइडियल माहौल नहीं करार दे सकते। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे, 2013 में जो इलेक्शन हुए थे, 2008 में जो इलेक्शन हुए थे, वो भी किसी तरह से आप साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं थे। अगर हम सिर्फ यही पीटते रहे ना लाइन के साफ शफाफ नहीं है, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, ये यार अल्लाह का वास्ता सिस्टम को चलने दे। सिस्टम चलेगा तो इलेक्शन भी सही हो जाएंगे, सिस्टम नहीं चलेगा तो इलेक्शन ठीक होंगे तो सिस्टम सही चलेगा। अच्छा, ये दोनों वरना अब आप देख लेना, हंग सी पार्लियामेंट है, जो बेचारे बनाना चाह रहे हैं हुकूमत, वो भी लग रहा है जबरदस्ती बैठ रहे हैं, नहीं भी बनाना, यानी ऑपोजिशन में भी बैठना चाह रहे हैं और हुकूमत के लिए वज़ीर आज़म को वोट भी देना है। सब एक फायदा भी है, एक इसका फायदा भी, एक इसका फायदा भी, एक मिनट चॉइस साहब, एक इसका फायदा भी है। देखें, हो सकता है कि क्योंकि इतना वहां पे टफ कंपटीशन है, इतनी मजबूत अपोजिशन है, तो हो सकता है वही हमारी हुकूमती पार्टियां जो वैसे सोई पड़ी रहती हैं, जो 16 महीने में वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, इसी कंपटीशन में शायद अल्लाह करे कि वो मुल्क के लिए अच्छा कर जाए। ये भी तो पॉजिटिव भी तो काम हो सकता है। हम देखिए 2-4 सीटें, 8-10 सीटों की बात हो, जिससे ओवरऑल कोई हुकूमत साजी के ऊपर फर्क ना पड़ता हो, तो एक अलग चीज होती है। यहाँ पर जो उनका क्लेम है, जो सारी जमातें मिलकर बात कर रही हैं, जो एक पूरा हमने परसेप्शन डेवलप होता देखा है,
उसके नतीजे में तो पूरा अपसाइड डाउन हो रही है ना। सिर्फ ये नहीं हो रहा कि चले जी हुकूमत तो PMLN ही की बन रही है, अगर हम 10 सीटें उनकी निकाल के PTI को वापस भी कर दें तब भी जो फिगर्स हैं वो इसी तरह के रहेंगे, तो फिर तो बात समझ में आती है कि चलो भी आगे बढ़ें। लेकिन जहां पर अगर ये चेंज आ रहा है कि अगर भाई सीटें उनकी वापस होती हैं तो वो पूरा सिनेरियो बदल जाता है, तो जाहिर है फिर उस चीज को इसमें कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि ये अवाम के मैंडेट की बात है ना। देखिए अवाम के मैंडेट की बात ये है कि अगर अदालतें अगर मुतलका फोरम्स इलेक्शन कमीशन सीटें देते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह वो हुकूमत बनाए, लेकिन अगर उनको सीटें नहीं मिलती, सिर्फ वो अपना ही शोर मचाते हैं, तो फिर तो जिसको हुकूमत मिली है उसे हुकूमत करने दें। चलिए जी, देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है। अनसर्टेनिटी अभी भी कायम है, जिसके लिए अंदाज़ा ये था, ख्वाहिश ये थी कि शायद इलेक्शन के बाद कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और कुछ मुल्क में इस्तेहकाम भी आएगा और गैर यकीनी के बादल छट जाएंगे, लेकिन अभी तक हमें फ़िलहाल तक तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।